अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome in the online class of medical microbiology. As per routine, dear students, if you have questions, you can ask those questions or you can type your questions in chat box. जी बच्चों कुछ सवाल करना चाहें आप? Okay. जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, one of the most important bacteria which cause chronic respiratory disease, tuberculosis in human being. Already we have discussed different groups of mycobacteria. And last time our discussion was on obligate mycobacteria, including three species: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, and Mycobacterium leprae. Further, we discussed Mycobacterium tuberculosis having a typical microscopic morphology, being acid fast rods. Then its habitat, human clinical cases, infected animals, human consumable products contaminated by Mycobacterium tuberculosis, milk of animals, especially cattle and buffalo suffering from mammary tuberculosis, and no doubt waste material of hospitals having tuberculosis wards. Then we discussed diseases, types of tuberculosis, pulmonary tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis. And if we want to screen patients, population for inclusion or exclusion criteria in case of tuberculosis, we can perform tuberculin test
tuberculin test is the only tool for measuring the prevalence of tuberculosis in a community. It's a delayed type hypersensitivity reaction. जी बच्चों, ये लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था माइकोबैक्टीरियम के रेफरेंस से, उसको मैंने समराइज किया है कि हमने क्या क्या चीज़ें माइकोबैक्टीरियम की डिस्कस की थी. Now, if you have questions, you can ask questions. जी बच्चों, कोई सवाल पूछना चाहें आप? कि आप कोई एक बोल के बता दें, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है. ओके. हूँ हाँ, कुछ सांस लेके तो बता देते हैं कि जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ. ओके, दैट्स गुड. शाबाश. टुडे मैं आपसे बात करूंगा कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस ट्यूबरकुलोसिस का कैसे करना चाहिए. इस डिजीज में, ट्यूबरकुलोसिस में, हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है. और दो पॉइंट्स हैं जिनको फिजिशियन नोट करता है हिस्ट्री में से. देन वो एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन की तरफ जाता है. और वो पॉइंट्स हैं क्रॉनिक कफिंग, एट लीस्ट 2 to 3 weeks. एक तो ये पॉइंट नोट किया जाता है हिस्ट्री में, फिजिशियन नोट करता है कि क्रॉनिक कफ है. सेकंड, कि दैट कफ इज नॉट रेस्पॉन्डिंग. इस कफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाय द यूज ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स. ये दो चीजें हैं कि क्रॉनिक कफिंग हो और वो एंटीबायोटिक से, एंटीबैक्टीरियल से, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, रेड्यूस नहीं हो. देन फिजिशियन एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन करता है. और ऐसे केसेस में वो रिकमेंड करता है एक्सरे. नो डाउट वो बाकी पैरामीटर्स भी नोट करेगा, बट रिकमेंड करता है कि एक्सरे करवा के लाएं क्रॉनिक कफ हो तो. इन केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पर्टिकुलरली. और एक्सरे इमेज की बेस पे फिर वो डिसाइड करता है कि चांसेस हैं कि ट्यूबरकुलोसिस हो. नेक्स्ट उसका काम होता है टू कलेक्ट दी सैंपल्स. क्लिनिकली सैंपल्स को, क्या सैंपल्स को कलेक्ट करेगा. जैसे मैंने पहले आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी है
as well as tuberculosis of other organs भी है. In case of pulmonary tuberculosis, no doubt, sputum will be sample of choice. और अगर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हैं तो ऑर्गन के रेफरेंस से जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसके मुताबिक सैंपल कलेक्ट किया जाता है. मसलन अगर मेमोरी ट्यूबरकुलोसिस है तो लास्ट स्ट्रीक्स ऑफ मिल्क ली जाती है, मिल्क आपका सैंपल होगा. और लास्ट स्ट्रीक्स हार्ट की स्ट्रीक्स में एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जो डिजीज काज कर रहा है उसको बैक्टीरिया को लेने के लिए लास्ट स्ट्रीक्स इन केस ऑफ मेमोरी ट्यूबरकुलोसिस. और अगर किडनी इन्वॉल्व है तो नो डाउट यूरिन सैंपल लेंगे और अगेन लास्ट स्ट्रीक्स ऑफ यूरिन लेंगे. और अगर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका सैंपल होगा. इन शॉर्ट जो ऑर्गन जो सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके रेफरेंस से सैंपल की कलेक्शन की जाती है. और ज्यादातर लोगों में अक्सर में प्राइमरीली तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है और लेटर ऑन दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. बेहतर है कि एटलीस्ट 3 सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं कम अज कम. पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो 3 दफा 3 टाइम्स स्पूटम सैंपल लेंगे. एक सैंपल पे रिलाई नहीं किया जाता ट्यूबरकुलोसिस में. एट लीस्ट 3 सैंपल्स लिए जाते हैं, 3 टाइम्स सैंपल लेते हैं. पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में मॉर्निंग में कफिंग ज़्यादा होती है तो 3 दफ़ा स्पूटम का सैंपल लिया जाए तो बेहतर है और उसको फिर लेबोरेटरी को सेंड कर दिया जाए. अब विद इन दी लैब जो डायग्नोसिस के लिए असेंशियल लाजमी है, किसी एक चीज पे रिलाई नहीं करना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए. इसकी कंफर्मेशन जरूरी है क्योंकि क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग डिजीज है और पॉसिबल है कि जो इंडिविजुअल क्लिनिकल केस है वो तो इतना पेन में ना हो जितना उसकी लुक आफ्टर करने वाले रिस्क पे होते हैं. तो पहला स्टेप जो परफॉर्म किया जाता है सिमिलर फैशन में डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है एसिड फास्ट बेसिलाई की बाय माइक्रोस्कोपी. और for microscopic examination in case of suspected tuberculosis cases आपको जील नेल्सन टेक्निक ऑप्ट करना होगा, एसिड फास्ट टेक्निक ऑप्ट करना होगा.
एसिड फास्ट बेसिलाई की प्रेजेंस इंडिकेट करेगी कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। कुछ अच्छी लैब्स वाले जिनके पास फैसिलिटीज अच्छी हैं वो एसिड फास्ट स्टेनिंग के अलावा चंद अच्छी लैब्स में, पाकिस्तान में तो शायद ना हो ऐसा, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में फ्लोरिसेंट स्टेनिंग की टेक्निक भी ऑप्ट की जाती है। औरामीन शायद आपने सुना हो, लेट मी टाइप फॉर यू। औरामीन, रोडामीन and other one is rhodamine. These are fluorescent dyes यूवी लाइट के अंडर फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करते हैं ये कलरेंट्स। तो वो लैब्स जिनके पास फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप प्रेजेंट हो वो इस स्टेनिंग टेक्निक को ऑप्ट कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट स्टेनिंग को। ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के ऊपर। अगर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप अगर अवेलेबल है तो इस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अक्सर लैब्स में फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं होती, तो इन रूटीन जील नेल्सन स्टेनिंग परफॉर्म करके ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है। एक अल्टरनेट मेथड भी ऑप्ट किया जाता है अगर समीर में एक आध बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, एक दो बैक्टीरिया मौजूद हो पूरे समीर में, तो फिर सैंपल को कंसंट्रेट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं पेट्रॉफ्स मेथड। पेट्रॉफ्स मेथड क्या करते हैं इसमें कि स्पूटम को 4% सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में, अल्कली है ये, इसमें मिक्स कर देते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम देते हैं इसे। अल्कली स्पूटम को डिसॉल्व कर देगी। अब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, बैक्टीरिया नीचे बैठ जाएंगे, बैक्टीरिया का बीड बन जाएगा, सेडिमेंट हो जाएंगे बैक्टीरिया, और फिर इस सेडिमेंट से आप स्लाइड बनाते हैं। ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट्स मिलते हैं पेट्रॉफ मेथड से। माइनर सी अल्ट्रेशन है कि समीर स्पूटम से डायरेक्ट बनाने की बजाय स्पूटम को मिक्स कर दें 4% सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में, 20 मिनट के लिए टाइम प्रोवाइड करें और फिर सेंट्रीफ्यूज कर लें। बैक्टीरिया डिपॉजिट हो जाएंगे और फिर वहां से सेडिमेंट से समीर बनाएं और जील नेल्सन स्टेनिंग परफॉर्म कर लें। और इसी सेडिमेंट से बेहतर है कि आप पेट्रॉफ मेथड को ऑप्ट करके
जो बाकी स्टेप्स हैं वो इस सेडिमेंट से परफॉर्म करें। नो डाउट आप इस बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हो, आइसोलेट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मीडिया यूज किया जाता है दैट इज LJ मीडियम। लेवेंस्टीन जैनसन मीडियम, ये ज्यादातर यूज करते हैं, और कुछ मीडिया भी यूज होते हैं, बट अक्सर लैब्स में इस मीडिया को यूज किया जाता है। बहुत स्लो ग्रोथ है इस बैक्टीरिया की, कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं, 4 वीक्स लगेंगे कम अज कम। और आपको वेट करना होगा 8 to 12 वीक्स तक ग्रोथ का, नेगेटिव डिक्लेयर करने से पहले। बहुत स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है ये। ग्रोथ मिल जाए तो आप रूटीन के बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इस बैक्टीरिया के केस में फॉर डायग्नोसिस एनिमल इनॉकुलेशन भी परफॉर्म की जाती है। फॉर एनिमल इनॉकुलेशन गिनी पिग्स यूज किए जाते हैं। लैब एनिमल है, ये लेबोरेटरी एनिमल है। किसी दौर में बहुत पॉपुलर थी ये टेक्निक फॉर डायग्नोसिस। और अगेन इनॉकुलेशन के बाद आपको 12 वीक्स तक वेट करना पड़ता है, और फिर गिनी पिग्स को स्लाटर करके देखते हैं कि क्या उसमें ट्यूबरकुलोसिस के साइंस बने हैं, ट्यूबरकल फॉर्मेशन हुई है। रिस्की टेस्ट था, इसलिए आजकल इसको प्रेफर नहीं किया जाता। फर्दर आप हिस्टोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी परफॉर्म करवाते हैं। बट फॉर दैट पर्पस आपको सैंपल जो लेना होगा दैट विल बी बायोप्सी सैंपल। कहां से? जहां पे ट्यूबरकल प्रेजेंट है। बायोप्सी फाइन बायोप्सी नीडल के थ्रू आप सैंपल ले सकते हैं। इफ पॉसिबल तो एक्सरसाइज करके, एक्सीजन परफॉर्म करके बायोप्सी सैंपल ले लिया जाता है। नो डाउट आप इम्यूनो डायग्नोसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। रादर ये टेक्निक आजकल ज्यादा कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस में फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। एलाइजा किट अवेलेबल है कमर्शियली। तो इम्यूनो
इम्यूनो डायग्नोसिस परफॉर्म किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स भी परफॉर्म की जाती हैं इसमें। पीसीआर आप कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए प्रोब्स को यूज किया जा सकता है। विद इन टिश्यू ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए प्रोब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। बट इन सब चीजों के साथ ये जितना अभी तक मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये डायग्नोसिस का। महीनों लग रहे हैं पर कंफर्मेशन। ये डिजीज चूंकि पूरी वर्ल्ड पे प्रेजेंट है, री इमर्ज होती रहती है पॉपुलेशंस में, तो इसमें काफी सारे एडवांसेस आ चुके हैं। कुछ सिस्टम्स अब अवेलेबल हैं जो शॉर्ट टाइम में ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए यूज हो रहे हैं। वन ऑफ देम इज बैकटेक सिस्टम। बैकटेक 460। ये रेडियोमेट्रिक बेस्ड सिस्टम है, ऑटोमेटिक है। Just you have to place the sample in BACTEC 460 system. So within 2 to 3 weeks इस सिस्टम से पता चल जाता है कि क्लिनिकल सैंपल आपका पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है। अनदर सिस्टम, एक और भी इसी तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम अवेलेबल है माइकोबैक्टीरिया के लिए, दैट इज MGIT 960। ये मेथड भी अवेलेबल है। अदर्स भी हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये दो अवेलेबल हैं। वैसे तो सेप्टी चेक सिस्टम भी है, टीके मीडियम भी है, लेकिन पाकिस्तान में बैकटेक को फॉलो किया जाता है। हमारी लैब्स में, अक्सर लैब्स में बैकटेक सिस्टम है जो कि रेडियो मेट्रिक सिस्टम है। कुछ अच्छी लैब्स में MGIT सिस्टम भी अब अवेलेबल है। और कुछ जो मॉलिक्यूलर लेवल की बहुत अच्छी लैब्स हैं उनमें DNA चिप्स अवेलेबल है। और हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से विद इन सैंपल ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, अगर ये टेक्निक ऑप्टिमाइज्ड हो तो विद इन 1 डे आप ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी शायद आपने कही। अगर आप लोगों ने, सॉरी ये स्पेल
कैप्स लॉक कौन था, स्पेल देख लीजिएगा। माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी, इसमें डीएनए चिप्स यूज होती हैं। अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ा हुआ है तो माइट हैव gone through this technique. In simple words, it's a nucleic acid hybridization technique, जिसमें शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की माइक्रोचिप्स यूज होती हैं। और माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो विद इन डे आप ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। इस डिजीज के साथ एक और प्रॉब्लम भी है पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है। एशियन कंट्रीज में डिजीज भी ज्यादा है और एशिया में ये इशू भी ज्यादा है कि सिर्फ डायग्नोसिस ही रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमारे यहाँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है दैट इज हाईली रेजिस्टेंट, तो इसलिए इसकी सेंसिटिविटी भी परफॉर्म करना पड़ती है कि लाइन 1 ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड दे सकेगा, लाइन 2 दे सकेगा या लाइन 3 ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड दे सकेगा। कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग आप यूज कौन सी करेंगे, इसके लिए सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवाना पड़ती है हमारे यहाँ। और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और खुद से सेल्फ मेडिकेशन इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस नहीं करनी चाहिए। हमारे मुल्क में इसकी रेफरेंस लैब्स मौजूद हैं। अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट हो, क्लिनिकल केस हो, तो बीइंग अ लर्नर मेंबर ऑफ सोसाइटी उनको रेफर करें कि वो ट्यूबरकुलोसिस की रेफरेंस लैब्स से जाके डिजीज का डायग्नोसिस करें, करवाएं और वहीं से मेडिसिन रेकमेंड करवाएं और देन उसे यूज करें। ब्लाइंड ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस में नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो माइकोबैक्टीरिया के स्ट्रेन्स हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। एमडीआर है, बल्कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है जो हमारे यहाँ मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट है, एक्सडीआर है, ये टर्म्स यूज होती है रेजिस्टेंस के रेफरेंस से, एमडीआर एंड एक्सडीआर। एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंड एक्सडीआर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। दैट्स वाई ये जरूरी है कि सेंसिटिविटी टेस्ट करवाए बगैर, ये मॉलिक्यूलर मेथड से भी हो जाता है, रूटीन के मेथड से भी हो जाता है, फिर ड्रग यूज करें, क्योंकि एक दो दिन का काम नहीं है, ज्यादा देर तक ये इन्फेक्शन भी चलता है और इसका ट्रीटमेंट भी ज्यादा देर तक करवाना पड़ता है। ओके, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? प्राइमरीली तो जो टीबी के केसेस हैं, जैसा मैं अभी बता रहा था कि रेफरेंस इंस्टीट्यूट से उनका ट्रीटमेंट करवाएं और ट्रीटमेंट के बाद कंफर्मेशन करवाएं कि वो ट्यूबरकुलोसिस नेगेटिव हो गए हैं। एक तो ये काम आपको करना होगा क्योंकि आपकी पॉपुलेशन में ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है। दैट्स वाई हमारे मुल्क में इतने सारे प्रोग्राम्स
प्रोग्राम्स लॉन्च हुए ट्यूबरकुलोसिस के रेफरेंस से, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेप है जो लेना पड़ेगा। सेकेंडरी स्टेप क्या है? कि वो लोग जो ट्यूबरकुलोसिस फ्री हैं बट एट द रिस्क है, एट द रिस्क के उनके अराउंड, उनकी वेसिनिटी में क्लिनिकल केसेस मौजूद हैं, उनको दोनों काम करना होंगे। उनको कीमोथेरापी भी लेना होगी, ड्रग्स यूज करना होगी, और प्लस वैक्सीन भी करवाना। बीसीजी, इसके लिए जो वैक्सीन है दैट इज बीसीजी। अभी लोगों को ज्यादा पता चल गया हुआ है बीसीजी का। एक स्पेकुलेशन है कि वो लोग जिनमें बीसीजी की वैक्सीन हुई होती है उनमें कोविड का अटैक कम होता है। एक स्पेकुलेशन। इससे बनता है बेसिलाई, टालमेट, गौरीन। बेसिलाई, टालमेट, गौरीन। ये वैक्सीन है इसकी, ट्यूबरकुलोसिस की अटेनुएटेड वैक्सीन है ये। और पूरी वर्ल्ड पे यही वैक्सीन यूज होती है एज प्रोफिलेक्सिस इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें ट्यूबरकुलोसिस में से, आप कोई क्वेश्चन करना चाहें? जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल हो बच्चों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में से? सर जी MDR किसका एब्रीविएशन था? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मैं लिख देता हूँ, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। और मेडिसिन के रेफरेंस से मैंने आपको बता दिया कि जब तक आप सेंसिटिविटी नहीं करवाते आप को मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन, ये खुद से जो छोटे मोटे फिजिशियंस हैं वो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, बट नो, हमारे हमारी पॉपुलेशन में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एट प्रेजेंट टीबी काज कर रहे हैं, एटलीस्ट वो MDR है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, और पॉसिबल है वो XDR हो, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो उसमें। तो दी बेस्ट है रेफरेंस इदारों से सेंसिटिविटी करवाएं और वो टेस्ट करके आपको डिफरेंट एंटी माइकोबैक्टीरियम ड्रग्स के कॉम्बिनेशन वो आपको देते हैं और उनको यूज करना चाहिए, उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। जी बच्चों, कोई सवाल सर जी करें? सैंपल कलेक्शन में लास्ट स्ट्रीक का लफ्ज पढ़ा था, वो क्या था सर? सैंपल कलेक्शन में तो बेटे काफी सारे बताए हैं मैंने कि जिस सिस्टम का सैंपल हो। सर लास्ट स्ट्रीक, उससे क्या मतलब है? लास्ट स्ट्रीक, आखिरी धारे। ये आप दूध निकालते हैं ना, तो वो जो दूध की धार है उसको स्ट्रीक कहते हैं। और जो शुरू में अगर आप वो कलेक्ट करेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट से कंटेमिनेंट्स आ जाते हैं,
एंड पे आखिरी जो धारें होती हैं, पीक्स धार को कहा जाता है, लास्ट पे कलेक्ट करें। ओके सर। राइट बच्चों। और एक ऑब्लिगेट माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये स्किन ट्यूबरकुलोसिस काज करता है, बहुत ज्यादा नहीं है हमारी पॉपुलेशन में, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो इसके रेफरेंस से आपको पता होने चाहिए। स्किन ट्यूबरकुलोसिस है, और जितने हमारे जॉइंट्स हैं वहां पर ये साइंस बनते हैं इसमें। और इसके जो साइंस हैं उनमें, उनको अगर टच किया जाए तो फील नहीं होता, वो हॉट नहीं होते, पेन भी नहीं होता। ये जितने जॉइंट्स हैं ना हमारे बॉडी के, आर्टिकुलर जॉइंट है, रेडियल जॉइंट्स हैं, अल्नर जॉइंट्स हैं, पेरोनियल जॉइंट्स हैं, टिबियल जॉइंट्स हैं, ये जितने हमारे बोन्स के जॉइंट्स हैं, ये साइट ऑफ इन्फेक्शन है इसकी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की। और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हार्ड मास बन जाता है इन जगहों पे। उसको टच करें तो क्लिनिकल केस को पता नहीं चलता, वो हॉट नहीं होता, पेन भी नहीं होती है इन पॉइंट्स पे, लॉस हो जाती है, सेंसेशंस लॉस हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा अगर नर्व्स इन्वॉल्व हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट आसान नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता इसका। अल्लाह ताला इस डिजीज़ से बचाए, क्योंकि नर्वस सिस्टम, नर्व्स का इन्फेक्शन है, नर्व्स में बैक्टीरिया चला जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर है, हमारे यहाँ बहुत कम है। डायग्नोसिस के लिए लेप्रोमिन टेस्ट, बाकी वही तरीकाकार है, लेप्रोमिन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये उसी तरह से है जैसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। और ट्यूबरकुलिन टेस्ट लास्ट टाइम आपको मैंने बता दिया था। राइट बच्चों, विद दिस मैं अपनी आज की डिस्कशन को समअप करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। और आपने अपनी अटेंडेंस लाजमी भिजवा देनी है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में। और रिमेनिंग तरीकाकार मैंने, मेरा ख्याल, आपको बता दिया था। अगर नहीं बताया हुआ तो आप मेरा तरीकाकार अब सुन लें। माइनर सी चेंज की है मैंने। आपके CTS पे मैं कोई पहले से बनी हुई बैक्टीरिया की फाइल अपलोड कर दिया करूँगा। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये असाइनमेंट्स आप उसी तरह से अलॉट करते रहें। और जिन बच्चों के ज़िम्मे असाइनमेंट्स लग रही हैं, वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके GR को या CR को भेज दिया करें। और जब आपके एग्ज़ाम्स आने लगेंगे, GR CR से ये सारी असाइनमेंट्स मैं भी ले लूँगा और आप सबको भी ईमेल कर दी जाएंगी, और इसी में से आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो मेरी तरफ से आपकी ऑब्लिगेशन है GR CR पे, कि क्लास अटेंडेंस उसी वक्त तक आपने पढ़ ली है तो विद इन 5-10 मिनट्स ग्रुप में आप मुझे ये सेंड कर दें कि आज की क्लास में कौन से स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। बच्चों, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की